हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं दीपक लड्डा सीनियर फिजिक्स फैकल्टी सिंथेसिस गुरु मंत्र वर्कशॉप में आपका वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अब जो सबसे पहली बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है, वाई नेम गुरु मंत्र। हम गुरु मंत्र नाम पर क्यों चल पड़े, क्यों हम इसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो हमारा जो पुराना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो पुरानी भारतीय शिक्षा प्रणाली है, इसके हिसाब से जब कभी भी किसी शिष्य को या किसी स्टूडेंट को एक विशेष पद्धति के अंदर साधना करनी होती थी या किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना होता था, तो गुरु से एक मंत्र दीक्षा देता था। उस मंत्र दीक्षा की सहायता से, उस मंत्र दीक्षा का सहारा लेते हुए वो अपनी साधना करता था और अपने इष्ट देव की आराधना करता था और उसे अभिष्ट लक्ष्य की, यानी जो उसका टारगेट या जो उसका गोल था, वो उसे अचीव करता था, प्राप्त करता था। अब आज के समय में यदि अपन बात करें, मॉडर्न सिनेरियो में यदि अपन बात करें, तो उस कंडीशन में चाहे आईआईटी जेईई पे बात करें, चाहे अपन नीट एंट्रेंस पे बात करें, ये जो दोनों ही एग्जाम है, ये किसी साधना से या किसी तपस्या से कम नहीं है। तो इसी साधना और इसी तपस्या के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए और हमारे जो टारगेटेड है, चाहे वो टॉप मोस्ट हमारे आईआईटीज है, चाहे वो हमारे एम्स है, और जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस है, और जो हमारे एनआईटीज है, उनको अचीव करने का जो टारगेट हमने बना रखा है, उस साधना के अंदर आगे बढ़ने के लिए, उस प्रोसेस के अंदर हमें आगे बढ़ने के लिए गुरु मंत्र के रूप में एक दीक्षा प्राप्त करनी होगी। तो वास्तव में गुरु मंत्र उसी पूरे प्रोसेस का एक इनिशिएशन है, उसी की एक शुरुआत है। उसी गुरु मंत्रा प्रोसेस पे, उसी पूरे के पूरे सिनारियो पे अपन यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इस डिस्कशन के अंदर मेनली हम उन चीजों पे बात करेंगे। मेरे टीचिंग करियर के अंदर मैंने बच्चों से जिन प्रॉब्लम्स को सुना और जिन प्रॉब्लम्स को मैंने शॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, और इन दिनों पेरेंट्स से और बच्चों से जो टेलीफोनिक कॉल होते रहते हैं, जो बातें होती रहती है, तो हम उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इस प्रोग्राम के थ्रू, इस पूरे चैनल के थ्रू वास्तव में ये करना चाहते हैं कि मॉडर्न डे सिनेरियो के अंदर, आज के युग के अंदर बच्चों को पढ़ने के अंदर जो जो समस्याएं आ रही है, स्पेशली फिजिक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, और जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है, इससे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं होती है, इन सारी समस्याओं को हम कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे रिजॉल्व करें, इन सारी चीजों पे अपन आज के सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाले, गुरु मंत्र प्रोग्राम के अंदर बात करने वाले। तो इसी सीक्वेंस के अंदर अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस है जिनके फॉर्म में अपन बात करेंगे। ये वही प्रॉब्लम्स है जो कि बच्चों ने मुझे दी, मैंने उन्हें सॉल्व करके आगे का रास्ता दिखाया। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को एक बार फिर मैं तुम्हारे साथ में शेयर करना चाहता हूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आने वाले टाइम में यदि हमें ये समस्याएं आए या आज हमारे सामने ये समस्याएं हैं, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। हम इन सारी चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ आईआईटी जेईई एंड नीट। और साथ ही साथ ये पूछना चाहता है हमसे कि आईआईटी जेईई एंड नीट के थ्रू हम कौन से कॉलेजेस के अंदर एडमिशन यहां से ले सकते हैं। तो पहले अपन एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं, फिर अपन कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, कॉलेज के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न के अंदर सबसे पहले आप नीट को समझे। नीट का जो पैटर्न है बहुत सिंपल सा पैटर्न है, सरल सा पैटर्न है। 3 मेजर सब्जेक्ट है हमारे पास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिनके थ्रू ये पेपर हमारे पास में होता है। बायोलॉजी को फर्दर हम 2 हिस्सों में तोड़ रखा है, बॉटनी एंड जूलॉजी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे यदि अपन बात करें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से देखिए आप, टोटल जो क्वेश्चन हमारे पास में फिजिक्स में से पूछे जाते हैं उस पर्टिकुलर नीट के पेपर के अंदर, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के अंदर यदि अपन बात करें, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हमसे फिजिक्स के अंदर पूछे जाते हैं वो है टोटल 45 क्वेश्चन। यदि अपन केमिस्ट्री में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है कितने, 45। बॉटनी और जूलॉजी में अपन बात करें तो 45 एंड 45, ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन पे अपन बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में कितने, 180, 180 क्वेश्चन। और यदि अपन मार्किंग स्कीम पे बात करें तो मार्किंग स्कीम कुछ ऐसी रहती है कि +4 -1 ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जिनमें से सिंगल करेक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब ये हुआ कि 4 ऑप्शन हमें गिवन होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है, हमें हमारे ओएमआर सीट के अंदर उस करेक्ट ऑप्शन को फिल करना होता है, भरना होता है। यदि हमारा आंसर सही होता है तो हमें 4 नंबर दिए जाते हैं, और यदि हमारा आंसर गलत होता है तो 1 नंबर हमारा क्या होता है, वहां पे डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। तो ये पूरी बात रहती है। और यदि अपन टोटल नंबर ऑफ स्कोर पे बात करें, यानी टोटल मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स पे बात करें, तो 180 × 4
ये बनेगा कितना, टोटल 720 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमारे पास में होता है। नियर बाई 3 आवर्स का ड्यूरेशन, लगभग 3 घंटे का पेपर ड्यूरेशन वहां पर रहता है, जहां पे हमें इस एग्जाम के अंदर परफॉर्म करना होता है, काम करना होता है। अब खास बात है, यदि अपन सिलेबस के रिगार्डिंग बात करें तो सिलेबस के अंदर ये जो बेसिक हमारी एनसीईआरटी बुक्स है, उनका जो सिलेबस हमें दिया गया है, चाहे वो फिजिक्स की बात है, चाहे वो केमिस्ट्री की बात है, चाहे वो बॉटनी की बात है, चाहे वो जूलॉजी की बात है, तो जो एनसीईआरटी बुक्स का जो सिलेबस है हमारे पास में, वही इन एग्जाम्स का भी सिलेबस होता है। बस थोड़े एडवांस लेवल पे जाकर के कुछ चीजें हमें और कवर अप करनी होती है, कुछ चीजों पे हमें काम करना होता है और सरल तरीके से उन चीजों को हमें हमारे दिमाग में रखना होता है। ये सारी चीजें अपन कर पाते हैं तो हम इन एग्जाम्स को, यानी नीट के एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। अब नीट के थ्रू यदि अपन बात करें कौन कौन से कॉलेजेस हमें अवेलेबल है, कौन कौन से कॉलेज में इसमें हमारा एडमिशन हो सकता है, तो जो टॉप मोस्ट एम्स है हमारे पास में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस माने जाते हैं, वहां पर एडमिशन नीट के थ्रू हो सकता है। ये जो चेंजेस किए गए हैं इसी साल से एनटीए के थ्रू किए गए हैं। एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि जेईई मेन और नीट दोनों एग्जाम को अपने लेवल पे कंडक्ट कराती है। तो एम्स के जो कॉलेजेस है वहां हमारा एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा थ्रू आउट द इंडिया जो भी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस है हमारे, वहां पर हमारा एडमिशन इनके थ्रू हो सकता है। इनके थ्रू अपन वहां पर अप्रोच कर सकते हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं जेईई के बारे में। अब हम बात करना चाहते हैं आईआईटी जेईई पे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, एक्चुअली ये जो एग्जाम है 2 पार्ट्स के अंदर कंडक्ट होता है। जो पहला हिस्सा है हमारे पास में वो है जेईई मेन। जेईई मेन का जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वही एजेंसी है जो कि नीट का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। जेईई मेन के पेपर पैटर्न पे यदि अपन बात करें, लगभग 3 आवर्स का पेपर होता है। ये 3 आवर्स का ड्यूरेशन इसके लिए रहता है। 3 कोर सब्जेक्ट हमारे पास में है इसके अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे यदि अपन बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे पास में इस पेपर के लिए, फिजिक्स में से 25, केमिस्ट्री में से 25 और मैथ में से 25 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इन 25 में से भी बाइफिकेशन किया गया है कुछ इस तरह से कि जो फिजिक्स वाला हिस्सा है इसके अंदर 20 क्वेश्चन जो है, 20 क्वेश्चन जो है ये तो होंगे कैसे, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो 5 क्वेश्चन है हमारे पास में वो होंगे इंटीजर टाइप या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यानी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। तो जो पहले 20 क्वेश्चन है वो होंगे कैसे, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो 5 क्वेश्चन है हमारे पास में वो कैसे होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन के अंदर मार्किंग स्कीम जो है, जैसा फिजिक्स के अंदर है वैसा ही केमिस्ट्री के अंदर भी होगा, वैसा ही मैथ के अंदर भी होगा। यदि अपन मार्किंग स्कीम पे चलें इनके और इनके लिए, तो यहां पर मार्किंग स्कीम चलती है +4 -1। +4 -1 का मतलब क्या, +4 -1 का मतलब ये हुआ कि यदि आपका आंसर करेक्ट आपने फिल किया है ओएमआर सीट के अंदर, आपको +4 दिया जाएगा। यदि आपने आंसर गलत फिल कर दिया है तो उस कंडीशन में आपका जो स्कोर बना हुआ है उसमें से 1 नंबर क्या होगा, डिटेक्ट कर लिया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। यदि आप आंसर फिल नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई मार्किंग नहीं दी जाएगी उस पर। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ये स्कीम रहती है कि +4 एंड 0। +4 का मतलब ये हुआ यदि आपने न्यूमेरिकल का आंसर सही फिलअप कर दिया है ओएमआर के हिसाब से तो उस कंडीशन में आपको +4 का स्कोर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने वहां पर कुछ भी फिलअप नहीं करा है तो उस कंडीशन में 0 स्कोर होगा। हाँ, न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। अभी तक का जो हमारे पास में रूल्स आ रखे हैं उसके हिसाब से नेगेटिव मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं होगा। जेईई मेन का जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, नियर बाई 3 आवर्स का ड्यूरेशन इसके लिए भी रहता है। इसे और सेशन के अंदर यानी पूरे साल के अंदर 2 बार एनटीए जो है जेईई मेन का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। लगभग ये माने आप कि जनवरी के आसपास एक सेशन रहता है, फिर अपन बात करें अप्रैल के आसपास दूसरा सेशन रहता है। इस बार लॉकडाउन के चलते ये जो एग्जाम है ये थोड़ा लेट यानी जुलाई के महीने के अंदर कंडक्ट होने वाला है। उसके अंदर भी यानी उसको अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं उस पर भी अपन आगे चल करके और डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। अब ये जो जेईई मेन का एग्जाम है इसके थ्रू हमें जिन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है प्रॉपर्ली वो है एनआईटीज एंड ट्रिपल आईआईटीज। जो टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है इनके अंदर हमें एडमिशन मिल सकता है, इनके अंदर हम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल आईआईटीज जो है इनके अंदर हमें एडमिशन मिल सकता है। और जो टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ऑल इंडिया लेवल पे
उनमें भी एडमिशन, जैसे बिट्स हो गया, एनआईटी तिरची हो गया, सूरत कला हो गया, एमएनआईटी जयपुर हो गया, जो भी एनआईटीज है उनके अंदर एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू हो सकता है। साथ ही साथ इसी एग्जाम का जो स्कोर है वो एक डेफिनेट स्कोर आ जाने के बाद में अपन जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, यानी जेई एडवांस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जेई मेन से यदि अपन आगे बढ़े और जेई एडवांस के अंदर चले, तो जेई एडवांस का जो पेपर पैटर्न है, जेई एडवांस का जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाता है खुद आईआईटीज के थ्रू। अब इस बार आईआईटी दिल्ली जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। पेपर पैटर्न की जहां तक बात है तो उस कंडीशन में 2 हिस्सों के अंदर ये पेपर कंडक्ट होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सेम डे, एक ही दिन के अंदर 2 सेशन के अंदर, सुबह और शाम, यानी मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन के अंदर ये जो एग्जाम ये कंडक्ट करवाया जाता है। सिलेबस की यदि अपन बात करें तो जेई मेन का जो सिलेबस है वही जेई एडवांस के अंदर रहता है। कुछ टॉपिक जो है जो कि जेई मेन के अंदर पूछे जा रहे हैं उनमें से कुछ हिस्सा जो है जो जेई एडवांस में से हट जाता है, जेई एडवांस के अंदर वो सिलेबस कवर अप नहीं होता है। हाँ, पेपर के लेवल पे यदि अपन बात करें तो जेई एडवांस का जो लेवल है वो जेई मेन के लेवल से फार अपर होता है, यानी बहुत ऊपर का लेवल होता है जो कि इसके अंदर पूछा जाता है, आस्क किया जाता है। पेपर 1 और पेपर 2 सिलेबस के हिसाब से दोनों बराबर है। सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक खास बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जेई एडवांस के पेपर के साथ, जेई एडवांस जो है ये अपने वर्सेटाइल पेपर पैटर्न के लिए जाना जाता है। वर्सेटाइल का मतलब ये हुआ इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पैटर्न जो है वो पूछे जाते हैं। सिंगल करेक्ट, फिर अपन देखेंगे इसके अंदर मल्टीपल करेक्ट, फिर अपन देखेंगे इसके अंदर पैसेज, फिर अपन देखेंगे मैचिंग टाइप, फिर अपन देखते हैं इसके अंदर इंटीजर, यानी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। एक खास बात और है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने सिंगल करेक्ट पूछे जाएंगे, कितने मल्टीपल होंगे, कितने पैसेज होंगे, कितने मैचिंग टाइप, कितने इंटीजर होंगे, यानी इस तरह का कोई प्रावधान, कोई रूल बुक नहीं है। जो बुकलेट हमारे सामने आती है, यानी उस पेपर के दिन जो रूल बुक, यानी जो रूल उस बुकलेट के ऊपर लिखे हुए होंगे वही उस दिन के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को बता रहा होगा। इसी वर्सेटाइल पेपर पैटर्न के अंदर जेई एडवांस को जाना जाता है। इसीलिए टॉप मोस्ट इंजीनियर्स को डेवलप करने के लिए, टॉप मोस्ट इंजीनियर्स को बनाने के लिए जेई एडवांस का जो पेपर है वो इसी पैटर्न के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। और आगे चले यदि अपन मार्किंग स्कीम पे, तो मार्किंग स्कीम पेपर टू पेपर जो है वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। अब एक खास बात और, जेई एडवांस के थ्रू हमें जिन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है वो है इंडिया के टॉप मोस्ट आईआईटीज, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गोवा, आईआईटी मंडी, आईआईटी जोधपुर, जितने भी आईआईटीज हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए हमारे पास में ऑलमोस्ट एकमात्र तरीका है हमारे पास में जेई एडवांस को क्रैक करना। जेई एडवांस को क्रैक करने के लिए जेई मेन के थ्रू होकर के हमें यहाँ पर अप्रोच करना होता है, यहां तक जाना होता है। पेपर पैटर्न से गो थ्रू होने का एक तरीका, एक मेथड हमारे पास में होता है कि रनिंग क्लासरूम सेशन के साथ साथ हमारे जो टेस्ट कंडक्ट होते रहते हैं वो इसी पेपर पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, तो हम काफी फेमिलियर हो जाते हैं पेपर पैटर्न के साथ। साथ साथ यदि अपन पिछले सालों के पेपर को और कवर अप करते रहते हैं तो हमें काफी हद तक पेपर पैटर्न और पेपर का जो लेवल है उसका आइडिया लग सकता है। तो ये कुछ बातें थी हमारे पास में जिसके अंदर अपन ने नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस इनसे रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया, कुछ बातें की। बस इनसे गो थ्रू होने का एक ही तरीका है, जो हमने सीखा है उनके पेपर यदि अपन देते जाएं, साथ ही साथ जो पेपर हमारे चल रहे होते हैं मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, उनसे यदि अपन गो थ्रू होते रहेंगे तो हम पेपर पैटर्न के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। और पिछले सालों के जो क्वेश्चन इन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उनको यदि अपन ठीक से रिवाइज कर लें, दोबारा से कर लें, तो उस कंडीशन में हम काफी हद तक इन एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर, तैयारी के अंदर उतर चुके होते हैं, यानी इन पर काम हमने कर लिया होता है। अब अगले क्वेश्चन के अंदर अपन बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, फिजिक्स पे अपन कैसे बात करें। तो फिजिक्स वास्तव में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और डेली लाइफ के जो फिनोमेना है उनसे कनेक्ट करके और हम फिजिक्स को इजीली समझ सकते हैं। स्विच ऑन करते हैं, फैन चलने लगता है, इट इज अबाउट द फिजिक्स। स्विच ऑन करते हैं, एसी ऑन हो जाता है, इट इज अबाउट द फिजिक्स। स्विच ऑन करते हैं, लाइट जलने लग जाती है, इट इज अबाउट द फिजिक्स।
स्विच ऑन करते हैं, पानी ऊपर जाने लगता है, इट इज अबाउट द फिजिक्स। मैं बोल रहा हूं, तुम सुन पा रहे हो, इट इज अबाउट द फिजिक्स। तो वास्तव में फिजिक्स क्या है? हमारे चारों तरफ चलने वाले ये जो फिनोमेना है, इन्हीं को हमने क्या किया, सिस्टमेटिक वे के अंदर स्टडी करने की कोशिश की है। फिजिक्स इसी के बारे में, फिजिक्स इसी का डिस्कशन है। अब एक सब्जेक्ट की तरह से यदि अपन फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक साइंटिफिक मेथड है। यदि अपन किसी भी तरह से उठा करके कुछ भी करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम इसे हल्के में ले सके और कभी भी उठा करके कुछ भी काम करने लग जाए और हमारा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डन इनटू द फिजिक्स। यदि हम फिजिक्स को तैयार करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर मेथड है जिसको हमें फॉलो करना होगा। यदि हम उसको फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक बच्चा जो है वो फिजिक्स सब्जेक्ट को समझ भी सकता है, सीख भी सकता है और इस सब्जेक्ट के थ्रू एक एग्जाम के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्म भी कर सकता है, काम भी कर सकता है। तो क्या क्या चीजें हमें सब्जेक्ट को समझते समय ध्यान में रखनी है, वो ये है। जो सबसे पहली बात हमें यहां पर ध्यान रखनी है वो ये है कि क्लासरूम के अंदर जो भी सिखाया जाता है, ये एक पूरा साइंटिफिक मेथड है जो कि मैं हर बच्चे को शुरू में समझाता हूं कि हमें इसको फॉलो करना है। इसको फॉलो करने पर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं हमारी एनर्जी का, हमारे टाइम का। सबसे पहली खास बात क्या? सबसे पहली खास बात ये कि क्लासरूम टीचिंग के अंदर हमें जो भी सिखाया गया है उनको प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में हमारी नोटबुक के अंदर हमें नोट करना होता है और जो जो चीजें मेन लगे उन्हें अपन ने अंडरलाइन करना होता है। एक खास बात, पहली खास बात, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, बिल्कुल साइंटिफिक वे में समझा रहा हूं। हम कुछ डिटेल नहीं कर रहे ज्यादा। जो बातें ध्यान रखनी है, जो कोर बातें हमें पता होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, उन्हीं पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात ये, हमें करना होता है वहां पे सेम डे रिवीजन। अब सेम डे रिवीजन मतलब क्या? सेम डे रिवीजन मतलब ये कि क्लासरूम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पार्ट प्लस कंसेप्चुअल पार्ट, इन सबको रिवाइज करते हुए हमें इनके शॉर्ट नोट्स जो है वो डेवलप कर लेने होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लासरूम थ्योरी के अंदर जो सिखाया गया, जो जो मेन बातें हैं, मेन डेरिवेशन है, डेफिनेशन हो गए, डेरिवेशन हो गए, इन सारी चीजों को हमें अच्छे तरह से समझ लेना होता है। फिर चले अपन न्यूमेरिकल पार्ट, जो न्यूमेरिकल बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकते हैं, मिक्स कंसेप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि उस दिन क्लासरूम में हमें सिखाए गए थे, उनको हमें दोबारा से तैयार करना होता है, खुद से सॉल्व करके देखना होता है। फिर चलते हैं अपन कंसेप्चुअल पार्ट के अंदर। कुछ खास बातें होती है जो कि कंसेप्चुअल होती है, जो कि न्यूमेरिकल के अंदर भी अप्लाई होती है, डेफिनेशन में भी अप्लाई होती है और डेरिवेशन में भी अप्लाई होती है। उन सारी चीजों को भी हमें, उन कंसेप्चुअल पार्ट को भी हमें यहां पर तैयार करना होता है। शॉर्ट नोट्स के अंदर हमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के जो हिंट्स है उन दोनों को कलेक्ट करना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल और केवल थ्योरी पढ़ते रहते हैं। एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह से यदि हम फिजिक्स पर अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो हमारी बात इसके अंदर नहीं बन पाएगी। फिजिक्स के अंदर थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पार्ट उतना ही मजबूत होना चाहिए, तभी हमारी बात बन पाएगी। थ्योरी बस एक फॉर्मूला का कलेक्शन है और साथ से साथ डेरिवेशन जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो वास्तव में न्यूमेरिकल के अंदर निकल करके आता है। तो न्यूमेरिकल की हमें भरपूर इसके अंदर प्रैक्टिस करनी होती है, तब कहीं जाकर के हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो पाता है। तो जो शॉर्ट नोट्स हम डेवलप कर रहे होते हैं वहां पर थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल के जो हिंट्स है, कंसेप्चुअल पार्ट के जो हिंट्स है, उनको भी शॉर्ट नोट्स के अंदर हमें वहां पर ऐड करना होता है। इतना कर लेने के बाद जो अगला काम हमें करना होता है वो ये है कि आप सिस्टमेटिक वे में इन सारी चीजों को कलेक्ट कर चुके हैं, अब आप प्रैक्टिस के लिए उतर सकते हैं। फिर हमारी बात इस सब्जेक्ट के अंदर बनने लगेगी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है क्लासरूम में जो सिखाया गया है उसको अच्छे तरह से एक्सट्रैक्ट करें, रिवाइज करें और शॉर्ट नोट्स के अंदर उतार ले। फिर इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद मेरा ये मानना है कि 80% तक का जो पार्ट है हमारे सेशन का वो हमने सीख लिया होता है। फिर प्रैक्टिस के अंदर उतर सकते हैं। उसके अंदर क्विज हो सकते हैं, हमारे पास में डीपीपीज हो सकते हैं, क्वेश्चन बैंक हो सकते हैं, अदर क्वेश्चन या स्टडी मटेरियल हमारे पास में हो सकता है, जिससे हम सब्जेक्ट के लिए लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिजिक्स सब्जेक्ट को समझने का ये एक साइंटिफिक मेथड है हमारे पास में, ये एक साइंटिफिक तरीका है। अब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है, हम उनके बारे में और डिस्कशन करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। अब कुछ बच्चों ने ये पूछा है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि हमें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए।
तो शॉर्ट नोट्स वास्तव में स्टडी का एक साइंटिफिक मेथड है हमारे पास, वैज्ञानिक तरीका है, जिसके हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, जिसके हेल्प से अपन एक बार जो सीखी गई चीजें उनको हमेशा के लिए रिटेन कर सकते हैं। और हर एग्जाम के अंदर जो शॉर्ट नोट्स है वो हमारी हेल्प करता है। कि एग्जाम्पल दे करके मैं शॉर्ट नोट्स की जो मैकेनिक्स है उसको समझाना चाहता हूं। देखें आप इधर, मान लेते हैं अपन बात करते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन पे, शॉर्ट नोट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं वेक्टर रेजोल्यूशन पे। तो एक A4 साइज का पेपर लेकर के आप उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर इस तरह से अरेंज करें। हम बात करना चाहते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन के बारे में। तो सारी चीजें डिटेल के अंदर नहीं लिखी जाती है, लेकिन मेन किसी भी बात को हमें छोड़ना भी नहीं होता है। मान लेते हैं एफ वेक्टर है हमारे पास, ये एंगल थीटा है, ये बनेगा एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स, ये बनेगा वाई डायरेक्शन में कितना एफ वाई। वेक्टर रेजोल्यूशन हमसे ये कहता है कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट एफ एक्स बराबर कितना एफ कॉस ऑफ थीटा, और थीटा से दूर वाला जो कंपोनेंट है वो हो गया एफ आई इक्वल्स टू कितना एफ साइन थीटा। ये बनेगा क्या, ये बनेगा थीटा के साथ वाला कंपोनेंट। ठीक है, जो मेन बात है, जो की कंसेप्ट है, जो कि दिमाग में रखना है, वो हमेशा और हमेशा हमें शॉर्ट नोट्स में लिख देना है। थीटा के साथ वाला ये हो गया थीटा से दूर वाला, तो थीटा से दूर वाला कंपोनेंट कितना बन गया हमारे पास में एफ आई इक्वल्स टू कितना एफ साइन थीटा के इक्वल। अब कंसेप्ट हमें दिमाग में बैठ गया, बात हमारे समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठा करके यहां पर रख दो ताकि हमें इसका एप्लीकेशन समझ आता रहे। मान लेते हैं हमने क्या किया, हमने एक फोर्स ले लिया, ये हम नोट्स में से ही उठा रहे, जो हमारे नोट्स है उसके अंदर से उठा रहे। 25 न्यूटन का फोर्स है, एंगल दे दिया कितना 53 डिग्री 53 डिग्री। अब बात करें अपन तो 25 थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, ठीक है ना, तो ये बन गया एफ एक्स इक्वल्स टू कितना 25 कॉस ऑफ 53, एफ आई इक्वल्स टू कितना एफ आई इक्वल्स टू है 25 साइन ऑफ कितना साइन ऑफ 53 डिग्री 53 डिग्री। देखो दो बातें हैं, एफ एक्स माने कितना एफ कॉस थीटा, एफ आई माने कितना एफ साइन थीटा। अब आगे चले अपन 25 कॉस 53, कॉस 53 डिग्री पर कितना, कॉस 53 डिग्री पर चलता है 3/5, ये चलेगा कितना, ये बनेगा 15। एफ आई पे बात करें अपन तो 25 साइन 53 यानी 4/5, और चले अपन 5 जा 25, 5 4 जा कितना हो गया 20, और ये हो गया हमारे पास से कितना 15। तो एफ तैयार हो गया हमारे पास। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की जो मैकेनिक्स है वो भी देख ले। एक्स डायरेक्शन में 15 आई कैप, वाई डायरेक्शन में कितना 20 जे कैप, तो 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये हमने समझ लिया। वेक्टर रेजोल्यूशन का एक पहला एप्लीकेशन हमारे पास में तैयार हो गया। जो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास में है वेक्टर रेजोल्यूशन का, हम इसी पेज के अंदर सारी चीजें उतारेंगे, वो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम के शानदार क्वेश्चन जो है, जो कि मैकेनिक्स के अंदर यूज होते हैं, वो वेक्टर रेजोल्यूशन की हेल्प से डील किए जा सकते हैं। हम एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स एफ काम कर रहा है, ये एंगल मान लेते हैं हमें कितना दे रखा है थीटा के इक्वल है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था टी बराबर कितना, टेंशन इंटू स्ट्रिंग कितना है, रस्सी में तनाव बल कितना है, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। और वेट दे रखा है कितना mg के इक्वल है, एफ की वैल्यू कितनी है ये भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो क्या क्या हो गए, क्वेश्चन में गिवन डेटा है हमारा, एक तो वेट mg और दूसरा एंगल थीटा। दो बातें हमें दे रखी है, दो चीजें हमें दे रखी है, और पता क्या करना चाहते हैं अपन पता करना चाहते हैं टी बराबर कितना, एफ बराबर कितना, टेंशन इंटू स्ट्रिंग कितना है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कितना है, इस पे अपन डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखो कैसे काम करेंगे, इस तरह से काम कर सकते हैं। ये थीटा है तो पक्की बात है ये कितना हो गया थीटा के इक्वल। अब देखो आगे, ये टी है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं अपन, थीटा के साथ वाला टी कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला टी साइन थीटा। बढ़िया बात, जो सीखा वो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। थीटा के साथ वाला कॉस ऑफ थीटा, थीटा से दूर वाला साइन ऑफ थीटा, तो टी कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना mg, टी साइन ऑफ थीटा जो है हमारा दैट इज कितना हो गया एफ के इक्वल। हम काम किस किस पे करना चाहते हैं, टी पे और एफ पे काम करना चाहते हैं। तो टी पे और एफ पे काम करने के लिए टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, टी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में mg अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ये तैयार हो गया टी। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। टी की वैल्यू यहां से उठाओ, इसमें रख दो, फिर एफ आ जाएगा। तो बाय 3 and 2, 3 और 2 से हमारे पास में क्या, 3 और 2 से हमारे पास में आ रहा है साइन ऑफ थीटा, तो है टी की जगह पे कितना mg अपॉन कॉस थीटा इंटू कितना साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना एफ।
तो F इक्वल टू कितना, F इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में mg tan थीटा के इक्वल, ये बन गया mg tan थीटा। तो वेक्टर रेजोल्यूशन का सेकंड एप्लीकेशन तैयार हो गया हमारे पास। फिर एक और एप्लीकेशन हमारे पास में, एक और पैटर्न हमारे पास में इसी सीरीज का, हम बात कर सकते हैं यहां पे लामी थ्योरम पे। लामी थ्योरम क्या कहता है अपने से, लामी थ्योरम हमसे कहता है कि यदि तीन फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, मान लेते हैं ये हो गया हमारे पास F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F3, एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, बढ़िया बात है। F1 के जो सामने है वो हो गया अल्फा, F2 के जो सामने एंगल है वो है बीटा, F3 के जो सामने एंगल है वो कितना है, गामा है। अब सुनो आगे की बात, क्या लामी थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू आएगा F3 अपॉन साइन गामा। यानी तीन कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस के इफेक्ट में, तीन संगामी बलों के प्रभाव में यदि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की स्टेट में है या फिर साम्य की अवस्था में है, तो लामी ये कहता है F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा होगा। तो ये एक तरह से क्या हुआ हमारे पास में, ये एक तरह से वेक्टर रेजोल्यूशन का शॉर्ट नोट है। सबसे पहले हमने सीखा क्या, वेक्टर एफ के दो टुकड़े कैसे करें, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला साइन थीटा, ये बात हमारी बुद्धि में बैठ गई, एक एग्जाम्पल ऐड कर दिया। फिर वेक्टर रेजोल्यूशन का पहला एप्लीकेशन क्या कहता है अपने से, एक क्वेश्चन के फॉर्म में है इक्विलिब्रियम की स्टेट में। इक्विलिब्रियम की स्टेट में फोर्सेस का जो नेट सम है दैट शुड बी कितना, 0। तो एक ब्लॉक है हमारे पास जिसका वेट mg है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगाया और स्ट्रिंग ने जो वर्टिकल से एंगल बनाया दैट इज कितना है, थीटा के इक्वल है। अब सुनो क्या कह रहा है ये अपने से, अब ये कह रहा है अपने से कि आपको पता करना है t बराबर कितना और f बराबर कितना। टेंशन t की वैल्यू पता करनी है, फोर्स f की वैल्यू पता करनी है। इन दो चीजों पे अपन डिस्कशन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। कैसे काम करेंगे अपन, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट t cos थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट t sin थीटा। एक्स डायरेक्शन में यदि इक्विलिब्रियम पे बात करें तो एक्स डायरेक्शन के अंदर t sin थीटा लेफ्ट में, f राइट में, दोनों यदि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कहेंगे t sin थीटा का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो है वो f के इक्वल है। अब y डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में बात करें तो t का कंपोनेंट कितना, t cos ऑफ थीटा, mg कैसे, नीचे की ओर। अब यदि इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है ठीक उतना ही फोर्स नीचे की ओर भी लगना चाहिए। तो t cos थीटा की वैल्यू mg के इक्वल हो जानी चाहिए। t इक्वल्स टू कितना आएगा, t इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में mg बाई cos ऑफ थीटा। अब t तैयार हो गया, t की वैल्यू यहां से उठाओ और इसमें रख दो, तो हमारे पास में आएगा mg बाई cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू f इक्वल्स टू mg tan ऑफ थीटा। इक्विलिब्रियम को अप्लाई करना हमने सीख लिया। फिर चले अपन लामी थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। इस जगह में आप चाहें तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो A4 साइज का एक जो पेज है उसको हॉरिजॉन्टल रख के 3 या 4 हिस्से करें और उसके अंदर जो मेन टॉपिक से रिलेटेड बातें हैं उसको आप कवर अप कर दे। मेरे हिसाब से एक लेक्चर को रिवाइज करने के अंदर A4 साइड का फर्स्ट और सेकंड दोनों तरफ के जो हिस्से हैं वो हमारी हेल्प करेंगे, दोनों तरफ के हिस्से हमारे काम आएंगे। उसमें हमारा जो शॉर्ट नोट्स का प्लान है ये तैयार हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स को बनाने में हो सकता है एक बार हमें मेहनत करनी पड़े, हमें हमारा टाइम और एनर्जी ज्यादा देना पड़े, लेकिन फिर उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब उससे रिलेटेड कोई भी पेपर होगा, कोई एग्जाम होगा, कोई टेस्ट होगा, तो आपके लिए रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरे बच्चों, दूसरे स्टूडेंट्स के कंपेयर में आप बहुत जल्दी उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो ये चीजें, ये मेहनत, ये निवेश वहां जाकर के हमें आउटकम देगा, वहां जाकर के हमें रिजल्ट देगा। तो इसी सीक्वेंस के अंदर अपन और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों की एक कॉमन समस्या और है कि सर फिजिक्स को हम किस तरह से पढ़ेंगे, इसमें डाउट आए ही नहीं, और यदि आए तो बहुत कम आए। तो प्यारे बच्चों एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यदि हम फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, हमेशा के लिए पढ़ रहे हैं, हमेशा एक नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि उसमें डाउट आएंगे ही आएंगे। कोई तरीका नहीं है कि उसके अंदर डाउट नहीं आए। हाँ, डाउट को रिड्यूस करने का जो मेथड है, डाउट्स को यानी जो डाउट की फ्रीक्वेंसी है उसको मिनिमाइज करने का एक मेथड, एक तरीका है हमारे पास में, उस पे अपन जरूर बात कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूं कि ये मेथड हमारी बहुत हेल्प करेगा। डाउट्स की जो फ्रीक्वेंसी है इससे बहुत रिड्यूस हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो जो सबसे पहली बात, हम पॉइंट वाइज चलते हैं।
एक बार फिर मैं स्टडी मेथड को दोबारा से रिकॉल कराना चाहता हूं। इसके अंदर जो सबसे पहली बात हमें इसके अंदर ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि हम एक साइंटिफिक वे में स्टडी करेंगे तो हमारे लिए जो डाउट की फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस की जा सकती है। सबसे पहले क्लासरूम लेक्चर्स, चाहे वो आप ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे वो ऑफलाइन देख रहे हैं, आपके जो क्लासरूम के जो लेक्चर्स है आपको उन्हें अच्छी तरह से रिवाइज करना होगा, अच्छी तरह से समझ लेना होगा। जब आप उन लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पार्ट हमारे फिजिक्स का हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि क्लासरूम ही वो जगह है जहां पर हमने पहली बार फिजिक्स को समझा होता है, पहली बार हमने उससे रिलेटेड टॉपिक को सीखा होता है। तो क्लासरूम लेक्चर्स जो है उनको अपन अच्छे से रिवाइज करें। रिवाइज करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि यदि अपन शॉर्ट नोट्स के थ्रू हर टॉपिक को रिवाइज करते हैं तो उस कंडीशन में ऑब्वियस ही बात है हमने उस टॉपिक का बहुत सारा हिस्सा हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिठा लिया होता है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। तीसरी खास बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आपने रिवीजन कर लिया है, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स को भी ऐड कर दिया है, इतनी सारी चीजों को कर लेने के बाद में आपको फिर अब नए क्वेश्चन करने के लिए उतरना है मैदान के अंदर। अब नए क्वेश्चंस को कैसे फेस करना है, नए क्वेश्चन को फेस करने के लिए जो पहला स्टेप है हमारे पास में लगभग 15 से 20 इजी लेवल के जो क्वेश्चन है वो हमें करने हैं। तो 15 to 20 15 से 20 इजी लेवल के जो क्वेश्चंस है उन पे हमें काम करना है। फिर आगे चले अपन, सेकंड जो बात है हमारे पास में लगभग 20 से 25 या 25 से 30 अपन कह सकते हैं, लगभग 20 से 25 मिक्स्ड एंड मॉडरेटेड, मिक्स एंड मॉडरेटेड लेवल के। मिक्स मतलब ये हुआ कि कुछ कंसेप्ट पहले वाला जो हिस्सा हमने सीखा है उसके मिक्स होंगे। मॉडरेटेड मतलब ये हुआ कि जो डिफिकल्टी का जो लेवल है, टफनेस का जो लेवल है, ना तो क्वेश्चन हमारे बहुत इजी है ना ही बहुत ज्यादा टफ है, तो मिक्स एंड मॉडरेटेड लेवल के 20 से 25 क्वेश्चन हमें यहां पर करने चाहिए। फिर अपन चले आगे स्टेप सी के अंदर। तीसरे स्टेप के अंदर हमें ये करना है, एक बार फिर 15 से 20 जो हाई लेवल के क्वेश्चन है या जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो हमें यहां पर प्रैक्टिस करने हैं। तो हमने हमारे प्रैक्टिस को 3 हिस्सों के अंदर तोड़ दिया है। हमें हमारे जो क्वेश्चन सीट मिल रहे होते हैं उनके अंदर प्रैक्टिस का जो प्लान है वो कुछ इस तरह से किया रहता है कि 15 से 20 इजी क्वेश्चन मिलेंगे, 20 से 25 मिक्स एंड मॉडरेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, 15 से 20 हमारे पास में हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो इतनी सारी चीजों को यदि अपन कर लेते हैं तो ये माने 50% जो पार्ट है हमारे पेपर का, यदि अपन पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी जाए तो हमारे पेपर पैटर्न का लगभग जो 50% पार्ट होता है वो किस तरह से होता है, वो मिक्स एंड मॉडरेटेड क्वेश्चन का होता है। फिर जो 25% पार्ट होता है हमारे पेपर का वो कैसा होता है, 25% इजी क्वेश्चन होते हैं जो कि देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। फिर बचा हुआ जो टाइम होता है हमें पेपर अटेंड करते टाइम वो इन क्वेश्चन को देना होता है। तो पेपर के अंदर जो सीक्वेंस है हमारे पास में पेपर को अटेंड करने की, ठीक उसी तरह से हमें हमारी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। पहले नंबर पे हमने इजी क्वेश्चन अटेंड करने हैं पेपर के अंदर जो फटाफट हमसे हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पे हमें काम करना है मिक्स एंड मॉडरेटेड, जिन पे थोड़े फॉर्मूले लगाने, कुछ मिक्स फंडे अप्लाई करने और आंसर हमसे आने लग जाएगा जो कि थोड़े थोड़े देखे हुए हमें लग रहे होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे वो वैरायटी आती है जो कि बहुत हार्ड लगती है हमें, उस वैरायटी को हमें सॉल्व करना होता है लास्ट के टाइम के अंदर। ये जो शुरू वाला 75 मैंने आपको बताया, इसको हल करने में, इसको सॉल्व करने में केवल और केवल हमें हमारे पेपर का 50% टाइम ही लगता है। देखो 50% टाइम के अंदर हम 75% पेपर को यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। बचे हुए 25% पेपर पे हमारे लिए टाइम कितना बच जाएगा, 50% का बचेगा। ऐसा हर सब्जेक्ट के अंदर होता है। इजी क्वेश्चंस को थोड़ा देख लें, रीड आउट करें, फिर उन पे काम करें, फिर अपन मॉडरेटेड क्वेश्चन पे काम करें, फिर अपन टफ क्वेश्चन के लिए जाएं तो हम टाइम की सेविंग कर पाएंगे और हमारे टाइम का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं किस पे के डाउट आए ही नहीं, और आए तो हम उसे कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्लासरूम लेक्चर्स को हम रिवाइज करें, दूसरी बात शॉर्ट नोट और उसके अंदर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को हमने कवर अप करना है। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कैसे प्रैक्टिस करनी है, हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स पे। फिर चले अपन आगे। अब इसके बाद भी यदि डाउट्स हमारे बच जाते हैं, कुछ डाउट्स हमारे पास में रह जाते हैं, तो हमें क्या रेमेडी बिठानी है वहां पे डाउट्स के लिए। तो रेगुलर क्लासेस जब सिंथेसिस के अंदर हम कंडक्ट कर रहे होते हैं तो मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन दोनों समय रेगुलर क्लासरूम के बाद में 1-1 घंटे का डाउट सेशन वहां पर कंडक्ट किया जाता है। उस डाउट सेशन के अंदर रिलेटेड सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो उसी टॉपिक से रिलेटेड या उस दिन के जो डाउट्स होते हैं
उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और पिछले दिनों में जो चीजें सीखी थी उनसे रिलेटेड यदि कुछ डाउट है, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो हमसे यदि नहीं हुए तो वो भी वहां पर डिस्कस किए जा सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे तो ये रहता है। अभी क्योंकि ऑनलाइन सिनेरियो चल रहा है, लॉकडाउन के चलते हमें ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे है, तो वहां पर हमने ये व्यवस्था कर रखी है, ये अरेंजमेंट बिठा रखा है कि मॉर्निंग के अंदर जो अपना सेशन चलता है, जो क्लासेस कंडक्ट हो रही होती है, उन्हीं से रिलेटेड डाउट सेशन और अदर क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट सेशन होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे इवनिंग की क्लासेस के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं, जहां पर जो अवेलेबल मेंटर्स होते हैं वो उनसे रिलेटेड जो हमारे डाउट्स होते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पूरा का पूरा सॉल्व करवाते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो रहता है कि हम डाउट्स को इस तरह से सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से यदि अपन इस साइंटिफिक मेथड से चलेंगे तो डाउट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी और हम हमारे टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, काम ले पाएंगे। अब इस सीक्वेंस में अपन और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चों का कहना यह है कि सर हम ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल नए हैं, तो क्या यह संभव है कि सब्जेक्ट को ठीक उसी तरह से सीख पाए जैसा कि हम ऑफलाइन में रेगुलर क्लासरूम के अंदर सीखते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम इस पूरे के पूरे पैटर्न के अंदर, इस ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल नए हैं। लेकिन एक स्टोरी मेरे ध्यान में आ रही है, क्योंकि हम गुरु शिष्य परंपरा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो गुरु शिष्य से रिलेटेड एक स्टोरी जो है वो मेरे दिमाग में यहाँ पर आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बहुत पुरानी बात है, गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते पर यानी एक फॉरेस्ट के वे पर कंटिन्यूअसली चल रहे होते, जा रहे होते हैं। तो जो शिष्य होता है या जो स्टूडेंट होता है उसको दिमाग में एक सूझता है, एक ऐसी बात लगती है कि यार मास्टर जी हमेशा हमारे टेस्ट लेते हैं, कभी मेजर टेस्ट लेते हैं, कभी माइनर टेस्ट लेते हैं, कभी रैंडम टेस्ट लेते हैं, कभी सडन टेस्ट लेते हैं, कभी एटीएस लेते हैं, कभी प्रैक्टिस लेते हैं। तो आज मैं मास्टर जी का एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं। तो क्या करता है, एक छोटा सा पेड़ होता है, उसके पास जाकर के और खड़े हो जाता है और मास्टर जी से एक बात पूछता है कि मास्टर जी एक बात बताओ, ये जो छोटा पेड़ है, ये जो नन्ना मुन्ना पेड़ है, कुछ इस तरह का पेड़ था, ये जो नन्ना मुन्ना पेड़ है हमारे पास में, ये कितने टाइम तक जीवित रहेगा, कितने टाइम तक जिंदा रहेगा, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। बढ़िया बात है। तो ये कुछ इस तरह का छोटा सा पेड़ था। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी एक बात बताओ कि ये जो पेड़ है ना, ये कितने टाइम तक लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा? तो गुरुजी ध्यान की मुद्रा में उस पेड़ के पास में खड़े हो जाते हैं। ये हमारे गुरुजी ध्यान की मुद्रा में उस पेड़ के पास में खड़े हो गए। ये गुरुजी है, तो ध्यान की मुद्रा में पेड़ के पास खड़े हैं और ये उनका छोटा शिष्य जो है वो यहाँ पर है। तो ये छोटा शिष्य उनका कुछ इस तरह का। अब ये गुरुजी और ये उनका शिष्य पास पास खड़े, पेड़ को देख रहे हैं। छोटा सा पेड़ है, हो सकता है डायग्राम के अंदर बड़ा लग रहा हो, लेकिन वास्तव में छोटा ही था। तो अब सुनो क्या, अब ये हुआ तो गुरुजी ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद करके और पेड़ के पास खड़े हो गए। फिर 2 मिनट का ध्यान लगाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बहुत लंबा चलेगा, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, बहुत लंबे समय तक ये सर्वाइव करेगा। तो शिष्य मुस्कुराता है, वो भी हंसता है, पेड़ को यहां से पकड़ता है, छोटा पेड़ ही होता है, दिखावे पे मत जाना। तो छोटा पेड़ ही होता है, वो उसको पकड़ता है और यहां से उखाड़ करके और नीचे फेंक देता है और हंसने लगता है। तो उस समय गुरुजी उसको नहीं कहते, शिष्य मन ही मन सोचने लगता है। अब गुरुजी को सामने तो नहीं कह सकते थे पुराने समय में, तो मन ही मन सोचने लगता है गुरुजी हमें ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं, खाली अपना ज्ञान झाड़ते रहते, कुछ और नहीं, कोई विशेष बात नहीं। गुरुजी उस समय कुछ नहीं कहते, प्रोसेस चलता है, आगे बढ़ जाते हैं। बारिश का टाइम होता है, बरसातें चल रही होती है, तेज बरसातें होती है। तो उस कंडीशन में 6 से 7 दिन उनको जंगल में ही कहीं पे जगह लेकर के, जगह पर रुक करके और स्टे करना होता है, रुकना होता है। 6-7 दिन बाद जब वापस लौट करके वहां पे आते हैं, धूप निकल गई होती है, चीजें थोड़ी ठीक हो गई होती है, उस रास्ते वो वापस बढ़ रहे होते हैं। तो जो गुरुजी होते हैं, ये गुरुजी और ये शिष्य, तो जो गुरुजी होते हैं वो शिष्य को रोक करके और समझाते हैं, देखो जो पेड़ तुमने तोड़ करके फेंक दिया था, जो छोटा पौधा तुमने तोड़ करके फेंक दिया था, ये वापस यहां पर स्टैंड कर रहा है, ये अपनी जगह पे खड़ा है। शिष्य भी आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे हो गया कि जिस पेड़ को मैंने तोड़ करके फेंक दिया था वो वापस अपनी जगह पे आके खड़ा हुआ। वास्तव में जब बरसातें बहुत तेज आई, पानी बहुत तेज बह रहा था, तो मिट्टी के साथ बहता बहता ये जो पेड़ है इसने भी एक नई जगह ले ली और वहां जाकर के स्टैंड कर गया, वहां जाकर के खड़ा आ गया। तो वास्तव में गुरुजी ने उसे ये कहा कि जब तुमने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि ये कितने टाइम तक सरवाइव करेगा, तो मैं वास्तव में आंखें बंद करके ये देख रहा था कि इसके अंदर इसकी जो जीवन शक्ति है, जो लाइफ फोर्स है, ये कितना स्ट्रांग है, इसकी विल पावर कितनी मजबूत है। मैं वहां पर ये नहीं देख रहा था कि बाहर से कितने डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस इस पे काम कर रहे हैं। वास्तव में मैं ये चेक कर रहा था कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो किसी कॉन्फ़िगरेशन या किसी निकाय की इंटरनल एनर्जी जितनी स्ट्रांग होती है, जितनी मजबूत होती है, उस एनर्जी के साथ ही वो लॉन्ग
लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक सर्वाइव होता है, यानी सर्वाइवल करता है। तो आज के सिनारियो में ये स्टोरी हमारे ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाती है। हो सकता है चीजें टफ है, हो सकता है हमें लगे कि अब हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हो सकता है हमें लगे कि हम हमारी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे, परंतु ऐसी कुछ भी बात नहीं है। हम हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो हम ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस हम रन कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारी यही इंटरनल विल पावर है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन सिनारियो के अंदर भी हम ऑफलाइन की तरह ही बेनिफिट उठा सकते हैं। बस कुछ विशेष बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। वो बातें मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, पहली बात क्या है, जो वेरी फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि सबसे पहला हमें जिस चीज पे काम करना है, हमारा जो यूनिफॉर्म है या जो ड्रेस कोड है वो कंफर्ट होना चाहिए। बहुत बेसिक लेवल की बात है। कंफर्ट ड्रेस कोड एंड टेबल कुर्सी। जैसे अपन इंस्टीट्यूट के अंदर बैठते हैं, क्लासरूम के अंदर, ठीक उसी तरह का वातावरण, ठीक उसी तरह का एटमॉस्फेयर बना करके और हमें घर के अंदर बैठना चाहिए पढ़ने के लिए। दूसरी खास बात क्या? दूसरी खास बात ये, टाइम जो है उसकी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। टाइम की पंक्चुअलिटी का मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूट के थ्रू जो टाइम, जिस टाइम पर क्लास हमें दी गई है, उसी टाइम पर हमें उस क्लास को स्टडी करने के लिए बैठ जाना चाहिए। जैसे हमारा जो टाइम स्लॉट है वो स्टार्ट होता है 9 बजे से, तो 9 से 10 यदि हमारी पहली क्लास चलती है तो हमें हमारी पहली क्लास को इसी टाइम पे अटेंड करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे इसी टाइम पे हमें हमारे नोट्स जो है वो तैयार कर लेने चाहिए। तीसरी खास बात क्या? तीसरी खास बात है टाइम गैप। टाइम गैप का मतलब क्या हुआ? टाइम गैप का मतलब ये हुआ कि दो क्लासेस के बीच में, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास के बीच में हमें 5 से 10 मिनट का गैप दे देना चाहिए। उस गैप के अंदर हमें हमारे माइंड और बॉडी को पूरा रिलैक्स करना चाहिए, ताकि अगले वाली क्लास जो आ रही है उसके अंदर आने वाली बातों को अपन अच्छे तरह से सीख पाए, समझ पाए। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तीसरी खास बात जो हमें ध्यान रखनी है, चौथी खास बात जो कि हमें ऑनलाइन स्टडी के अंदर ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो जो चीजें हमने सीखी है उसी दिन शाम को, इवनिंग के अंदर, जो हमारा सेल्फ स्टडी टाइम है उसके अंदर उन बातों को हम रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्लासरूम में जो सिखाया अपन ने, इजीली हम बैठ गए। क्लासरूम में जो सिखाया हमने टाइमली सीख लिया। 2 क्लासों के बीच हमने टाइम गैप देना है। फिर इवनिंग के अंदर जो सेल्फ स्टडी टाइम है हमारा, उसके अंदर उन बातों को वापस से रिवाइज करें, शॉर्ट नोट बनाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। फिर जो अगली खास बात है हमारे पास, वो है डाउट डिस्कशन। डाउट डिस्कशन के अंदर हमें क्या करना है? डाउट डिस्कशन के अंदर हमने ये करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने ये अरेंजमेंट कर रखा है, ये व्यवस्था कर रखी है कि इवनिंग के अंदर हमने कुछ डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, एनसिमडीजी ऐप के थ्रू बच्चे वहां पर आकर के एक रेगुलर टाइमिंग के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को अवेलेबल जो मेंटर्स होते हैं उनके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, यानी इजीली डिस्कस कर सकते हैं, ताकि उस दिन के प्रॉब्लम हमारे वहीं सॉल्व हो जाए। साथ ही साथ पिछले दिनों में जो चीजें हमने सीखी थी उनसे रिलेटेड हमने आगे प्रैक्टिस करी है, तो इन प्रॉब्लम्स को भी हम वहां पर डिस्कस कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जो छठी खास बात है और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि शेड्यूल के हिसाब से, हमारे टाइम टेबल के हिसाब से जो भी टेस्ट हमारे पास में आ रहा होता है, नियमित रूप से यानी रेगुलर बेसिस पे हमें उस टेस्ट को देना चाहिए, ताकि हम ये असेस कर पाए कि जो चीजें हमने सीखी है, जो चीजें हमें सिखाई गई है, जो चीजें हमने ग्रास्प की है, वो वास्तव में हमारे अंदर कितनी रिटेन हो रही है। टेस्ट का जो प्रोसेस है, टेस्टिंग का जो प्रोसेस है, अल्टीमेटली यही हमें रिजल्ट की डायरेक्शन के अंदर और आगे लेकर के जाएगा, आगे लेकर के बढ़ेगा। तो अगली खास बात यह है, 7वीं खास बात ऑनलाइन स्टडी के अंदर जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ऑनलाइन जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑनलाइन डिस्ट्रक्शन कैसे, जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इन पर जाने से हमें एस्केप होना है, इन पर जाने से हमें बचना है, क्योंकि यहां पर हो सकता है हमारी टाइम किलिंग हो जाए और हमें पता ही नहीं लगे। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात जो कि ऑनलाइन स्टडी का एक पॉजिटिव सिनारियो, एक पॉजिटिव साइड है, ईच कॉइन हैज इट्स 2 फेसेस, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव पहलू है हमारे पास में वो ये है कि ऑनलाइन स्टडी करते समय हमारे जो फेवरेट टीचर्स होते हैं वो हमारे घर आकर के हमें पढ़ा रहे होते हैं, तो एक तरह से ये हमें होम ट्यूशन की फीलिंग दे रहा होता है। ये 1-to-1 इंटरेक्शन है, यानी एक बच्चा और एक टीचर जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो 1-1 इंटरेक्शन का प्रोसेस है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ऑनलाइन टीचिंग का।
का, ऑनलाइन स्टडी का। साथ ही साथ कन्वेंस का जो टाइमिंग है, आने जाने का जो टाइम है वो हमारा सेव हो जाता है, इसमें हमें फायदा होता है, तो टाइम की सेविंग है। फिर पर्सनल इंटरेक्शन का बेनिफिट मिलता है हमें। साथ ही साथ रिवीजन का जो टाइम होता है, उस रिवीजन टाइम पे यदि हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन चैनल पे जाकर के हम उस टॉपिक पे जाकर के वापस से उसी टॉपिक को फास्ट स्पीड पे, स्लो स्पीड पे या नॉर्मल स्पीड पे उसी टीचर से दोबारा से रिवाइज करवा सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारे लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा फायदा है। तो ये कुछ बेनिफिटरी बातें हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें मिलती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन इजी हो सकती है, ये हमें बेनिफिट दे सकती है ऑफलाइन की तरह से, रेगुलर क्लासरूम की तरह से। यदि अपन साइंटिफिक वे में स्टडी करें, हमारे इंटरनल विल पावर को स्ट्रांग रखें, हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसको यदि अपन मेंटेन रखें, तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये हमारे लिए बहुत बेनिफिटरी हो सकती है, बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो हम इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। तो हमने सिंथेसिस के अंदर ऑनलाइन चीजों को ध्यान में रखते हुए यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमने सिंडिजी ऐप के थ्रू डेवलप किया है, जहां पर 11th क्लास 12th क्लास नीट और जेई दोनों के लिए हम कंडक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ टारगेट बैचेस जेई मेंस, जेई एडवांस और मेडिकल के लिए भी अपन यहां पर कंडक्ट कर रहे हैं। इनकी सारी जो इंफॉर्मेशन है आप रिलेटेड जो नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट करके और उनकी इंक्वायरी कर सकते हैं और वहां पे खुद को एनरोल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए इस तरह से बेनिफिट हो सकता है। कुछ और चीजें अब अपन यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं। अब एक और, जब मैं बात करता हूं जनरल लोगों से, मेरे आसपास के जो लोग हैं उनसे मैं बात करता हूं, तो वो बात भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं कि कोविड-19 या जो कोरोना महामारी है, इससे अपन खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में अपन और डिस्कस कर लेते हैं। निश्चित रूप से जो कोविड-19 या जो कोरोना महामारी है पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनकर के उभरा है, चुनौती बनकर के आया है। शुरू में हो सकता है हम ये सोचते थे कि हमारे इंडिया तक ये अप्रोच नहीं करेगा, इंडिया में पहुंच गया तो हम सोचते थे हमारे स्टेट तक अप्रोच नहीं करेगा, हमारे स्टेट में आ गया तो हमने सोचा हमारे शहर तक नहीं आएगा, लेकिन अब ये हमारे शहर में भी आ गया है, हमारे आसपास के लोगों के अंदर भी ये फैल गया है। अब इससे यदि अपन सेफ रहना चाहते हैं तो हमें हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है उसके साथ चलना होगा, उसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा। हमारे चारों तरफ के जो लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रॉपर मेथड्स है जो कि हमें बताए गए हैं उनको हमें लेना होगा, उनको हमें काम में लेना होगा। क्यों? क्योंकि हमें ना चाहते हुए भी आज के समय की जो मांग है, आज का जो डे है, उसकी जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें आगे चलना पड़ेगा। एक खास बात और, हैंड सैनिटाइजिंग, मास्क का प्रॉपर यूज, यदि अपन इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो काफी हद तक हम इस बीमारी से, इस महामारी से बच सकते हैं। साथ ही साथ जो हमें चीज ध्यान में रखनी है वो ये है, छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके लिए ये ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। एक खास बात और, जितना हमसे हो सके हमारे चारों तरफ ये जो जरूरतमंद लोग हैं, जो कि नीडी लोग हैं, जो कि कहीं से हेल्प जिनको नहीं मिल पा रही है, उनकी हेल्प हम कर पाए तो ये और बढ़िया होगा। हालांकि हमारी गवर्नमेंट, समाज सेवी संस्थाएं और जो बड़े लोग हैं वो काफी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो भी हमसे जितना हो सकता है हमारे चारों तरफ के जो लोग हैं उसमें यदि कोई जरूरतमंद है और हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर से उनकी हेल्प करें, ताकि ईश्वर हमारी भी हेल्प करे, हम भी आगे बढ़ पाए। साथ ही साथ मैं इस चैनल के थ्रू अब जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो मेडिकल फोर्स है, जो पुलिस फोर्स है, साथ ही साथ जो भारत की सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सब मिलकर के उनको धन्यवाद दें, ताकि वो इस महामारी के समय में, इस चुनौती के समय में कोरोना वॉरियर्स की तरह से हमारे सामने एक रक्षा कवच, एक ढाल बनकर के खड़े हैं। उन्हीं के चलते, उन्हीं के कारण हम आज सेफ है और सेफ फॉर्म के अंदर हमारी लाइफ के अंदर सर्वाइव कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। इसी के साथ मैं दीपक लड्डा आप सभी का अभिवादन करता हूं। एक बार फिर मुझे पुनः सुनने के लिए, एक बार आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।